नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप इंडिया सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग भारत से जुड़ी हुई कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते चर्चा में रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ, जो कि पिछले हफ्ते आपको दिया गया था। प्रश्न ये था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। दूसरा है कि यह पूर्वी भारत के उन क्षेत्रों में से एक है जो मानव हस्तक्षेप से काफी हद तक मुक्त है। तीसरा है, यह उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण में कार्बी एंगलोंग पहाड़ियों के साथ स्थित है। आप उपयुक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन दिए हुए हैं दिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे थे पहला स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और फिर ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या फिर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विश्व की धरोहर स्थल भी है। ठीक है, कमिंग टू द सेकंड वन, यह पूर्वी भारत के उन क्षेत्रों में से एक है जो मानव हस्तक्षेप से काफी हद तक मुक्त है। तो ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, बस इतना बता रहा है कि ये पूर्वी भारत के क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, अगला है, ये उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण में कार्बी एंगलोंग पहाड़ियों के साथ स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी के पास है और कार्बी एंगलोंग के ऊपर की तरफ स्थित है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किसके बारे में बात हो रहा है, दिब्रू साइखोवा, नामेरी, केबुल लामजाओ या फिर काजीरंगा। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है काजीरंगा की, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें, यहाँ पे आप फोटो देखिए, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, अब दिब्रू साइखोवा भी इसी के पास में है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए स्पेसिफिक फैक्ट ये कहा गया है कि कार्बी एंगलोंग जो है पहाड़ियां उसके ऊपर है। तो यहाँ पे आपकी कार्बी एंगलोंग पहाड़ियां हैं। ठीक है, जब आप मेघालय वाला हिस्सा देखते हैं, उससे आगे वाला हिस्सा देखते हैं, तो वहां पे आपकी कार्बी एंगलोंग है और उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे ये है काजीरंगा नेशनल पार्क और उसके ऊपर है ब्रह्मपुत्र। तो ये आपका सही उत्तर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये असम में है। चर्चा में क्यों था? कि अभी यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिले थे। ठीक है, हालांकि रॉयल बंगाल टाइगर इस एरिया में पाए कम जाते हैं, बट रेयर साइट थी, यहाँ पे देखने को मिले थे, तो इसलिए ये चर्चा में था। यहाँ देख लीजिए कुछ की पॉइंट है कि ये स्टेट ऑफ असम में है और आप जानेंगे कि ये 1974 में नेशनल पार्क बना था, 2007 के अंदर टाइगर रिजर्व बना था और 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके बारे में एक और फैक्ट बता देना चाहता हूं कि जब हम लोग काजीरंगा की बात करें तो आपको पता होगा वन हॉर्न राइनो जो होते हैं वो काजीरंगा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा संख्या अगर है तो आप यूं कहेंगे कि इनकी काजीरंगा में है। लेकिन अगर आप बात करते हैं घनत्व की, तो सबसे ज्यादा घनत्व जो है इसका वो आपको मिलेगा पोबितोरा में। पोबितोरा जो आपका नेशनल पार्क है, वहां पे आपको इनका सबसे ज्यादा घनत्व मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दृष्टि आईएएस अपने नए सेंटर नोएडा सेक्टर 15 में आईएएस जीएस फाउंडेशन के कोर्स शुरू कर रहा है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए ऑफलाइन बैच रहेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए बैच अवेलेबल है। हिंदी माध्यम के लिए 21 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश मीडियम के लिए 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप डायरेक्टली इस एड्रेस पे जाकर भी इनरोल कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय ग्रे वुल्फ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथनों का चुनाव करना है। भारतीय ग्रे वुल्फ दक्षिण पश्चिम एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। दूसरा है कि कर्नाटक में बांकापुर वुल्फ अभ्यारण्य महुआ दानर वुल्फ अभ्यारण्य के बाद भारत का दूसरा संरक्षित क्षेत्र है जो पूरी तरह से भेड़ियों को समर्पित है। आपसे पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आप कहेंगे कि सही है। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं बांकापुर की तो ये कर्नाटक में है और यहाँ पे बात करें महुआ दानर की तो ये झारखंड में है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, अभी चर्चा में इसलिए था कि हाल में 4 नए बच्चे पपीज जो है वो पैदा हुए हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये चर्चा में था। ठीक है, इंडियन ग्रे वुल्फ की बात करें तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके यूं कहें कि भारत में लगभग हर जगह पाया जाता है, हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को छोड़ के और केरला को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहाँ पे आप देखेंगे छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये सारे एरिया में, यूपी, बिहार, झारखंड, यहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि लगभग इनकी जो लाइफ साइकिल होती है 5 से 13 साल के साथ आसपास की होती है। ये ग्रुप्स के अंदर रहते हैं जिनको हम लोग जनरली वुल्फ पैक कहते हैं। ठीक है, झुंड के अंदर रहते हैं और ये बड़े अगर किसी बड़े शिकार के लिए जा रहे हैं जैसे ब्लैक बग वगैरह के लिए, तो ये झुंड में हमला करते हैं। ठीक है, रही बात बांकापुर की तो मैंने बता चुका हूँ, ये कर्नाटका में है। और यहाँ पे अगर हम बात करें भारत का पहला जो भेड़िया अभ्यारण्य है वो है महुआ दानर, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि ये झारखंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दक्कन
प्रायद्वीप जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। दूसरा है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति के पैच के साथ नम मिश्रित पर्णपाती वन है। तीसरा है 2009 से बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। और खैरी और देव नदियों के किनारे मगरमच्छ आबादी के पुनरुद्धार के लिए इन्हें जाना जाता है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये सारे फैक्ट सही है। अब आपको देखना है कि ये किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व या फिर तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब यहाँ पे ज्यादा ऐसा कोई फैक्ट दिया नहीं है जो आपको एकदम याद हो, लेकिन एक चीज यहाँ गई है कि ये मगरमच्छ की आबादी को पुनरुद्धार के लिए जो है काफी फेमस है। तो ये पहली बात है। जहां पे अगर हम बात करें मगरमच्छ की, तो आपको पता है कि ईस्टर्न कोस्ट जो है आपका यहाँ पे यूं कहे कि उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपके ये मगर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो भी जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं वो कहाँ होना चाहिए, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल के बारे में होना चाहिए। यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जो कि है सिमलीपाल। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। तो ये तरीका है कैसे, अगर आपको ये सब चीजें इंफॉर्मेशन नहीं पता है, अगर एक आपको हुक मिल जाए, एक कड़ी आपको मिल जाए, तो आप बाकी की कड़ियां जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, उड़ीसा में अभी हाल में मेलेनिस्टिक टाइगर के चलते चर्चा में था उनकी यहाँ पे 3 टाइगर्स मारे गए थे। और ये कहा जाता है कि यहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी है, जनजाति रहती है जिसका नाम है लोढ़ा, और उनमें से किसी 4 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है इस पोचिंग के लिए, शिकार के लिए। ठीक है, तो ये है सिमलीपाल जो कि ओडिशा में स्थित है। इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। और भी प्रोटेक्टेड एरिया है जैसे सतकोशिया है, यहाँ पे भीतरकनिका के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, गहीर माता के बारे में कई बार बात कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आपके बायो जियोग्राफिक रीजन्स के बारे में बात करें या फिर यूं कहें जैव भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करें, तो ये आपके साथ एक मैप साझा किया गया है। इसमें ये आपका हिमालय, ट्रांस हिमालय का है। ठीक है, ट्रांस हिमालय, फिर आपके ये हिमालय के क्षेत्र है, एक ये वाला क्षेत्र और ये यहाँ वाला क्षेत्र, ये हिमालय का क्षेत्र है। फिर आप देखेंगे ये आपके थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र है, ये मतलब इसको हम लोग एरिड क्षेत्र कहते हैं, शुष्क क्षेत्र कहते हैं। ये सेमी एरिड है। ठीक है, सेमी एरिड क्षेत्र। उसके बाद ये आपका गंगा के प्लेन्स है, गंगा के जो मैदान है वो है। उसके बाद ये आपका दक्कन पठार है, ये वेस्टर्न घाट है, ये आपके कोस्टल एरिया ईस्टर्न घाट्स के है। ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। तो ये इन क्षेत्रों में ऐसे भारत इस तरीके से यूं कहें कि जो जैव भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से ये बटा हुआ है। आगे तीसरा सवाल है, सिंधु जल संधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में जल के शास्त्र पर वैश्विक आयोग के तत्वाधान में हस्ताक्षरित एक जल साझाकरण समझौता है। यहाँ पे बाकी सब चीजें सही है। ये कह रहे हैं 1960 में एक ट्रीटी हुई, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई, सिंधु को लेकर हुई। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं जल के अर्थशास्त्र पर वैश्विक आयोग, ठीक है, इसके तहत नहीं हुई थी, ये वर्ल्ड बैंक के सानिध्य में हुई थी। वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी को ब्रोकर किया था। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा है, भारत को ब्यास, रावी और चिनाब के अप्रतिबंधित उपयोग की अनुमति देता है। ये गलत है, क्योंकि ब्यास, रावी और सतलज के यूं कहे कि अनुमति देता है, चिनाब नहीं है, सतलज है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ सही उत्तर है। अब ये चर्चा में क्यों थी सिंधु जल संधि, क्योंकि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक एक्सपर्ट पैनल ने भारत के फेवर में फैसला दिया है किशनगंगा और रैटल प्रोजेक्ट को लेकर के। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान इसको लेकर के काफी मुद्दा खड़ा कर रहा था, और वर्ल्ड बैंक के एक एक्सपर्ट पैनल ने कहा कि नहीं, भारत इसमें जो कर रहा है वो बिल्कुल उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, अब इंडस वाटर ट्रीटी में हुआ क्या था, 19 सितंबर 1960 में ये साइन की गई थी, वर्ल्ड बैंक के साथ की गई थी। यानी कि यहाँ पे 2 पार्टी है, पाकिस्तान और इंडिया तो पार्टी है, और जो ट्रीटी करवाने वाली है वो संस्था है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नदियों को डिवाइड किया गया था। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम की, तो इसमें काफी नदियां हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि इंडस, झेलम और चनाब, इनको कहा गया था कि ये आपकी पश्चिमी नदियां हैं, और पश्चिमी नदियों पर भारत का कुछ लिमिटेड राइट्स ही है। भारत यहाँ पे पानी रोक नहीं सकता है, केवल यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, हाइड्रो पावर जनरेट करना, ये कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास एक लिमिटेड राइट्स है इनको लेकर के। फिर आ जाती है आपकी पूर्वी नदियां, जो है रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास, सतलज पे भारत के पूरे पूरे अधिकार है। ठीक है, ये आपकी इंडस वाटर ट्रीटी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा, यह ग्रह पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 5 हिरण की प्रजातियां निवास करती है। तीसरा है, बंगाल टाइगर और लुप्त प्राय भारत की एक सिंग वाले गैंडे का भी घर है। ठीक है, अब आपको बताना है किसके बारे में बात हो रही है, दूधवा, जिम कॉर्बेट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर वाल्मीकि की। ठीक है, अब देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन कहां कहां है। दूधवा उत्तर प्रदेश में है, राजाजी उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, वाल्मीकि बिहार में। अब आपको पता चल गया, सीधा सीधा आपका उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि बाकी सब उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। ठीक है, चलिए
ये दुधवा की लोकेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देखेंगे ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश की साइड, भारत के उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पे है ये, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर अपने वेटलैंड को संरक्षण और स्थायी प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध शहरों के एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता है। तो यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं कि वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज, ठीक है। अभी हाल ही में 2 सिटीज, एक इंदौर और दूसरी उदयपुर को भारत के अंदर वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज के एक मान्यता दी गई है। तो वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर, तो भारत में 2 शहर है, एक है उदयपुर, दूसरा है इंदौर। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा जो है गलत है, क्योंकि वो कह रहा है जयपुर और वाराणसी, जबकि ये है उदयपुर और इंदौर, ठीक है। दूसरा गलत है, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। इसमें ज्यादा चर्चा करने की बात है नहीं, ये न्यूज थी इसलिए ले लिया, ये पूछा जा सकता है, लोकेशन है न्यूज में थी इसलिए। इंदौर और उदयपुर जो है आपके रामसर कन्वेंशन के तहत जो वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर है उनका दर्जा दिया गया है भारत में 2 शहरों को, ठीक है। रामसर साइट्स यहाँ दी गई है, भारत में टोटल 85 साइट्स हैं, आपको पता होगा, आप देख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के वन विभाग ने बाइसन की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो ऑप्शन ए जो है आपका झारखंड है। हाल ही में इन्होंने एक अध्ययन शुरू किया है यहाँ पे बाइसन की प्रजाति को बचाने के लिए। झारखंड में बाइसन की प्रजाति ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुकी है, एक जगह को छोड़ के, आपको पता होगा पलामू टाइगर रिजर्व है, और वहां उसको छोड़ करके सब जगह से ये प्रजाति जो है विलुप्त हो चुकी है। ये प्रजाति जो है जनरली जो बड़ी आपकी बिल्लियां होती है, जैसे कि आपकी जिसको हम लोग टाइगर वगैरह कहते हैं, तो उनके शिकार के लिए जनरली काफी फेमस रहती थी। अभी ये विलुप्त हो चुकी है वहां से, तो उनके वापस उनकी पॉपुलेशन को ठीक करने, कंजर्व करने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व में ऐसा एक सर्वे किया गया था, जो कि झारखंड में, ठीक है। अगला और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला 100% भूस्वामी प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इसको लैंडलॉर्ड बंदरगाह ही कहिएगा, ठीक है। लैंडलॉर्ड बंदरगाह का यहाँ पे मतलब ये है कि इसका पूरा स्वामित्व जो है वो सरकार के पास है, इसकी ओनर जो है वो सरकार है, लेकिन यहाँ का सारा काम काज जो है, जो ऑपरेशन है, वो प्राइवेट कंपनियां करती है, ठीक है। तो 100% का मतलब है कि सारा ऑपरेशनल काम जो है प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, और पूरी तरीके से जो आपकी स्वामित्व है वो सरकार का है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल, यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए, तीनों सही है, और कहा जा रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है। दूसरा देख लेते हैं, एक बल्क कार्गो टर्मिनल से देश के अग्रणी कंटेनर बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ है। फिर तीसरा है, यह हिंटरलैंड में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए वाधवन में एक उपग्रह बंदरगाह विकसित कर रहा है। आपको बताना किसके बारे में बात हो रही है, मुंद्रा बंदरगाह के बारे में, विशाखापट्टनम बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण या फिर कोचीन बंदरगाह, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है नवा शिवा में, मुंबई के पास में, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैप दिया गया है, ये आपकी जगह है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवा शिवा मुंबई के पास में है। इसके अलावा बहुत सारे मेजर पोर्ट्स हैं, माइनर पोर्ट्स हैं इंडिया में, इसके बारे में यूपीएससी पहले पूछ चुका है 2022 या 23 में, मेरे को याद है कि एक सवाल पोर्ट से भी था, तो एक बार आप इस मैप से जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न के लिए आपके लिए एक सवाल दिया गया है, नामदफा टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह असम में स्थित है और दक्षिण पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ है। दूसरा है, यह ब्लू वांडा का एक घर है जो दुर्लभ और लुप्तप्राय उद्यान है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, स्टेटमेंट को ठीक से पढ़िएगा और फिर आंसर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।